मेरे टॉपर्स कैसे हो आप। वेलकम टू क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। आज हमने शुरू कर दिया पार्ट 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट 2 का चैप्टर 9, इसमें 4 चैप्टर है बेटा। चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर से रिलेटेड है वो। चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 अगले 12-15 मिनट में आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएंगे पॉइंट्स। बस फोकस रखना। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर यू। एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं भूलना। तो चैप्टर 9 का नाम है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नाम आए और आप मैनेजमेंट फंक्शंस को इग्नोर कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट फंक्शंस आपके क्या थे बेटा? POSDC। अगर हम इसमें से इस S को काट देते हैं, भूल जाते हैं, तो बाकी 4 फंक्शन से आप कंप्लीट कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। कैसे? प्लानिंग, organizing, directing and controlling all financial activities in an organization is financial management. क्लियर हो गया बेटा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन सच अ वे फॉर बेस्ट यूज। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 ऑब्जेक्टिव्स है बेटा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बाकी सब ऑब्जेक्टिव उसके बाद की हैं। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमने पहला ऑब्जेक्टिव शो कर दिया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके बाद अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स में क्या है बेटा? फाइनेंशियल मैनेज करो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो हमारा फोकस है कि टाइम पे हमें फंड्स मिल जाए, टाइम पे हमें फंड्स मिल जाए, रिस्की ना हो, चीपेस्ट वे में मिल जाए आपको, और इजीली लिक्विडिटी हो जाए, कन्वर्जन इन कैश, तो एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की फंड्स अवेलेबल तो हो गए, उसका बेस्ट यूज करें आप। इसके साथ है लिक्विडिटी मेंटेन। लिक्विडिटी मींस टू कन्वर्जन इन कैश। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कौन से एसेट की है? गोल्ड की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है बेटा। इसके बाद है बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न की। जितना रिस्क है, रिटर्न भी कम से कम उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो, उसको बैलेंस करके चलना है। फिर है बेटा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन को याद करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ आपको। फाइनेंशियल डिसीजन, इसको आप 3 पार्ट्स में सीखेंगे, ID, FD एंड DD। ID, FD एंड DD। ID इन्वेस्टमेंट डिसीजन, FD फाइनेंसिंग डिसीजन। ये तो बेटा फाइनेंशियल था, ये क्या था? फाइनेंशियल। और ये है फाइनेंसिंग। ठीक है बेटा। फाइनेंशियल डिसीजन ID, FD एंड DD। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, इसको भी आगे आप 2 पार्ट्स में सीख सकते हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या सीख सकते हो बच्चे? फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टाइम के लिए डिसीजन करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। और जो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, इसे वर्किंग कैपिटल बेस्ड डिसीजंस कहते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा फ्रॉम वेयर यू आर अरेंजिंग फंड्स, फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेट्स, फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेट्स। डिविडेंड डिसीजन में आएगा हाउ मच यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग योर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है, जिन्हें आपको हमेशा खुश रखना है, बहुत खुश रखना है। कैसे खुश रखना है बेटा? मैक्सिमम डिविडेंड देकर, मैक्सिमम डिविडेंड देकर। अब मैक्सिमम डिविडेंड देने के लिए हर बार आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपको बेटा, आपको डिसाइड करना होगा डिस्ट्रीब्यूट और रिटेन, डिस्ट्रीब्यूट और रिटेन। रिटेन कब करोगे? जब आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, कुछ नई ब्रांचेस खोलनी है, कुछ डाइवर्सिफाई करना है। अदरवाइज तो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखो और डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। गर्लफ्रेंड्स कौन है यहाँ पर? आपके शेयर होल्डर्स, उन्हें हमेशा खुश रखना है आपका। और ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, ये तो शादी से पहले की गई इन्वेस्टिगेशन के बराबर है। लॉन्ग टर्म डिसीजन है ये, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो इजीली रिवर्सिबल नहीं है। क्लियर? तो फन पार्ट को खत्म करते हुए आगे वापस बढ़ते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, POSDC ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर अदर ऑब्जेक्टिव्स की फंड्स अवेलेबल हो जाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, लिक्विडिटी मेंटेन हो, रिस्क रिटर्न बैलेंस रहे। फाइनेंशियल डिसीजन ID, FD एंड DD तीनों आपको बता दिए।
आईडी जिसमें कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, आपको मार्क करके दे देती हूँ बेटा, आईडी जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स, जैसे आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हो, आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स देखा। फिर यहाँ पे आपने रिस्क रिटर्न और कैश फ्लो दोनों देख लिया। फिर है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें आपको डेट और इक्विटी में से कौन सा फॉलो करना है वो आपको देखना है कि पैसा कहाँ से आएगा, डेट से आएगा, इक्विटी से आएगा, रिटेन्ड अर्निंग से आएगा, जहां मिनिमम कॉस्ट है वहां से अरेंज कर लो। फिर डिविडेंड डिसीजन कि कितना प्रॉफिट का प्रोपोर्शन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कितना आपको रिटेन कर लेना है। अगला टॉपिक आ गया बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग। अगला टॉपिक क्या आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग में सेम वही प्लानिंग वाली डेफिनेशन आपके काम आएगी बेटा, थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, लेकिन यहाँ डूइंग के साथ साथ फाइनेंस को प्लान करना है। किसको प्लान करना है, फाइनेंस को प्लान करना है कि कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कब जरूरत पड़ेगी, कहाँ जरूरत पड़ेगी, हमारे पास कितना है, हम कहाँ से कितना लेंगे, कहाँ से कितना लेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो सब समझ लो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज। फ्यूचर की बात हो रही है, एस्टिमेटिंग को तो भूल ही नहीं सकते आप, ठीक है बेटा। एस्टिमेशन के साथ क्यों प्लानिंग जरूरी है, ताकि पैसा कम ना पड़े, ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स चलता रहे, ताकि पैसा बहुत ज्यादा एक्सेस में भी ना पड़ा रहे। आपको क्या ध्यान देना है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फंड्स, पर्याप्त मात्रा में आपके पास फंड्स होने चाहिए। अनसर्टेनिटीज को आप रिड्यूस करोगे, पैसे की कमी से तो काम रुक सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उन्हें रिड्यूस करोगे। फिर है स्मूथ फंक्शनिंग चलेगी, फंड्स के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू से फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्लड के बिना हम नहीं चल सकते ना बेटा, फंड्स के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, फंड्स आपके पास होंगे, स्मूथली काम चलता रहेगा और आप अर्न करते रहेंगे, प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे फंड्स की सही अवेलेबिलिटी के साथ। वो सही अवेलेबिलिटी सब कुछ कैसे होगा बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग इज मस्ट। अब कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा बेटा मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी, मिक्स और डेट, मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी, कि आपको डेट रखना है या इक्विटी। अब डेट इक्विटी का डिसीजन आप कैसे लोगे बेटा, डेट मतलब आप लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हो, डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, इक्विटी मींस आप इक्विटी शेयर्स इशू करना चाह रहे हो, क्या चाहते हो आप, डिपेंड्स अप टू यू। अगर आप ये चाहते हो कि कोई ताका झाकी ना हो, आपकी सीक्रेसी मेंटेन रहे, कोई किसी का हक ना हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर, आपके पास बहुत पैसा, आप इजीली इंटरेस्ट दे सकते हो, तो आप डेट की तरफ जाओ ना बेटा, आप डिवेंचर्स इशू कर दो, आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, आपका एक खर्चा बढ़ेगा, रेगुलर खर्चा बढ़ेगा, लेकिन किंतु परंतु कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वहां आप डेट दे दो। लेकिन ऑलरेडी आपके पास बहुत खर्चे हैं, इतना स्मूथ फ्लो नहीं है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्रेसी शेयर करने में, तो आप शेयर्स इशू करो, तो आप शेयर्स इशू करो, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि आप डेट की तरफ जाओगे या इक्विटी की तरफ जाओगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्मूथ कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इजीली इंटरेस्ट भर सकते हो, तो आप डेट की तरफ जाओ, वरना इक्विटी, क्योंकि इक्विटी वो पैसा जो आपको कभी वापस नहीं करना, इक्विटी वो पैसा है जो आपका रेगुलर खर्चे नहीं बढ़ाएगा। हाँ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग तो करेंगे ही। फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे हम आईसीआर भी कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, हाई लो के हिसाब से। फिर है कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट एंड इक्विटी में से कौन सा चीपर पड़ रहा है आपको और रिस्क भी कम है, सिर्फ चीपर नहीं देखना, रिस्क भी कम होगा। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहते हो खुद का, तो आप डेट इशू करो, अदरवाइज आप इक्विटी इशू कर सकते हो। मार्केट कंडीशन, मार्केट अगर बूम पे है, बहुत बढ़िया सिचुएशन में है, तो आप इक्विटी इशू करो, शेयर्स इजीली इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है, डिप्रेशन में जा रही है, स्लंप पे है, तो उस वक्त आप डेट इशू करो। फिर है बेटा फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या है बच्चे, फिक्स्ड कैपिटल में फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, कि लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो लंबे समय के लिए आपके एसेट्स के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, वो हमारी होगी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे आपको प्लांट लगाना है, मशीनरी लगानी है, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर सेटअप, ये प्लांट पौधों वाला प्लांट नहीं है, प्रॉपर सेटअप लगाना है या कुछ नई बिल्डिंग बनानी है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको देखना है ये वाली चीजें। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस अगर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और ट्रेडिंग और सर्विसेज में एज कंपेयर कम पैसा चाहिए। स्केल ऑफ बिजनेस, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, नाम से ही पता चल रहा है, लार्ज स्केल में ज्यादा पैसा, मीडियम में थोड़ा कम और स्मॉल में उससे कम। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है तो कम पैसे में काम चल जाएगा, बट कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा पैसा लगाना ही पड़ेगा।
टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, अदरवाइज कम में काम चल सकता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। डाइवर्सिफिकेशन, अभी तक आप सिर्फ ये मार्कर बनाते थे, अब आप फुटवेयर भी बनाने लग जाओ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाने लग जाओ, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। वहां भी आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब बोलो मैम आपने तो ज्यादा ही बता दिया, कम तो बताया ही नहीं। इसी का वाइसा वर्सा तो कम होगा। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो तो ज्यादा, अदरवाइज कम। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो ज्यादा, अदरवाइज कम। उसी उसी का वाइसा वर्सा होगा। एंड इसके बाद आ गया बेटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब डे टू डे के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में हमने क्या देखा? वर्किंग कैपिटल डे टू डे के लिए आपने देख लिया, एक बार देख लो। पहुंच जाते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे, ठीक है। और ये हो गया डे टू डे ऑपरेशंस। अकाउंट्स में आपने बहुत बार पढ़ा है ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, बड़ों को कैसे बुलाते हो? जी आया, ठीक है। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज बड़ा भाई। अब ग्रोस में से आप क्या माइनस करोगे बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट आ जाता है। ये आपने इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल का ये रिलेशन नहीं समझाएंगे आपको। हम यहाँ क्या समझाएंगे बेटा? ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब ऑल करंट एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। देखो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं कि अकाउंटेंसी में क्या आता है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है, आपको कंप्लीट रिलेशन बता दिया, ठीक है बच्चे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे आपने फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ा था, सेम वैसे ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। वैसे ही आपको नेचर देखना है, नेचर देखकर आपको स्केल देखना है बिजनेस का, और स्केल देखकर आपको क्रेडिट पॉलिसी देखनी है, बिजनेस साइकिल देखना है। एक एक करके समझा देती हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का नाम आते हैं आप देखेंगे ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्रोडक्शन साइकिल अगर बहुत बड़ा है, रॉ मटेरियल को आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिनिश प्रोडक्ट को सेल किया, सेल करके पैसा आया। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अदरवाइज कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी, अगर आपको इजीली उधार मिल जाता है तो कम वर्किंग कैपिटल में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप भी लोगों को उधार दे रहे हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। बिजनेस साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी, और डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल, इसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग कैपिटल सेम लेवल पर होगी। सीजनल फैक्टर्स, अगर सीजन है कोई सीजनल प्रोडक्ट उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज लेस वर्किंग कैपिटल। और फिर आ गया आपका अगला टॉपिक बेटा फाइनेंशियल मार्केट। क्या आ गया? ये है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आएगा, तो न्यूमेरिकल के साथ आएगा। एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है फाइनेंशियल लिवरेज। कभी कभी आप क्या करते हो बेटा, उधार का पैसा उठा के उससे और पैसा कमाना चाहते हो। लाइक आपने 10,000 उठाए 2% के ब्याज पे, तो 200 रुपए ब्याज हुआ, ठीक है, और आपने 500 रुपए कमा लिए, तो 200 रुपए ब्याज भर के भी आपके पास 300 रुपए बच गया। ज्यादा पैसा कमा लिया। अब जब ज्यादा पैसा कमा लेते हो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि आपने उधार उठाया, पैसा उस ब्याज से भी कम कमाया, तो वहां पे अर्निंग पर शेयर लो हो जाती है और रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपने जब उधार का पैसा उठाकर पैसे से पैसा बनाया, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। पढ़ लेते हैं बेटा। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड सच एज डेट टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। डेट, उधार उठाकर तुमने पैसा कमाया और शेयर होल्डर्स फंड बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर, वही तो है ना बेटा शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ना। फिर है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि आपने बोरोड फंड्स का यूज किया और आपने अपनी, ये देखो, रेफर्स टू यूज ऑफ बोरोड फंड्स टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को आप क्या लिखते हो बेटा? ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। अभी मैंने कहा कि आपने 200 रुपए ब्याज भरा और 500 कमा लिया, तो जो 200 रुपए ब्याज भरा ना वो आपका कॉस्ट ऑफ डेट थी, और जो आपने 500 रुपए कमाए ना वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा की कंडीशन यही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब आपने उस पर कमा लिया है, जब आपने उस पर कमा लिया है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसा लगा दिया है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखना है, फाइनेंसिंग डिसीजन देखना है। आपको याद है कब सिखाया था? आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में सिखाया था फाइनेंशियल डिसीजन, आईडी
एफडी एंड डीडी। आईडी, एफडी एंड डीडी। आईडी में मैंने आपको सिखाया था, आईडी में क्या सिखाया था बेटा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, और इसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। आपने दोनों का मतलब भी पढ़ लिया, दोनों के फैक्टर्स भी पढ़ लिए। अब आप पढ़ रहे हैं एफडी, फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या पढ़ रहे हैं, एफडी, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, आप ये पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में कि आप डेट इश्यू करें या इक्विटी इश्यू करें, वो भी हमने समझ लिया था, ये दोबारा रिवीजन है। फिर है डीडी, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन पढ़ लेते हैं कि कितने आपको प्रॉफिट का शेयर बांटना है और कितने आपको अपने पास रखने हैं। प्रॉफिट का कितना शेयर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना आपको अपने पास रखना है, ये देख लीजिए बेटा। डिपेंड्स करता है कि आपकी अर्निंग कितनी है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ही ज्यादा तो बांटोगे। फिर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कितनी है, क्या हमेशा इतना ही ज्यादा कमाते हो, इतना ही ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा बांट रहे हो, लेकिन हर बार इस लेवल पे कमा रहे हो और एक बार जंप करके ज्यादा कमा लिया, उसी दिन ज्यादा दे दोगे तो शेयर होल्डर्स को हैबिट पड़ जाएगी। अगर इस ट्रैक पे चल रहे हो तो इसी ट्रैक के आसपास ही डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कम डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बाकी ग्रोथ में लगा दो। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बांटो, अच्छे से खुश रखो शेयर होल्डर्स नामक अपनी गर्लफ्रेंड को। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी करने की संभव कोशिश करो। लीगल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से चलो, जो आपने वादे किए उनको जरूर निभाना है। लीगल चल रहे हो आप, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स के हिसाब से भी आप डिसाइड करेंगे कि कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है ये डिसीजन लेना कि आपने अपनी अर्निंग का कितना प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डिसीजन लेना कि आपने अपनी अर्निंग का कितना प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना आपने बिजनेस में रिटेन करना है। तो आप कौन कौन सी तरह की डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी और इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो आपने पैसा अरेंज किया है वो कैसे अरेंज हुआ, आपका क्या रेट ऑफ रिटर्न है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, मिनिमम रिटर्न आपकी क्या मिल सकती थी। फ्लोटेशन कॉस्ट, जब कभी आप पैसा अरेंज करते हो, आप मार्केट में शेयर इशू कर रहे हो तो आपको लोगों को बताना पड़ता है यस वी आर इशूइंग शेयर। आपको कैसे भी करके कैसे भी लोगों तक पहुंचना है ताकि लोग शेयर्स खरीदें, और वो जो जितने भी खर्चे लगते हैं दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है तो आप डिवेंचर इशू करो, अदरवाइज आप शेयर इशू कर सकते हो। तो ये फर्क पड़ गया। अब फ्लोटेशन कॉस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग आप फटाफट से रट लो। फ्लोटेशन कॉस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल रेजिंग फंड्स फ्रॉम मार्केट। मार्केट से फंड रेज करते हुए जो भी आपके खर्चे आते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने में, बताने में, प्रोस्पेक्टस छापने में, ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि ये फ्लोटेशन कॉस्ट है, और फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ साथ हो गया आपका चैप्टर 9 पूरा। चैप्टर 9 को याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, पांचों मैनेजमेंट फंक्शंस, पीओएसडीसी, एस को काट देना, पीओडीसी। फिर जो मैक्सिमम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर्स फंड मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना कि हमेशा खुश रखना है, जितना है ज्यादा से ज्यादा बांटो, लेकिन अपने कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स हैं तो फिर रखो, रिटेन्ड अर्निंग्स भी करो, ये डिविडेंड डिसीजन में काम आएगा। और फाइनेंशियल डिसीजन को आपने 3 पार्ट में बांट दिया था, आईडी, एफडी एंड डीडी। आईडी के भी 2 पार्ट थे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं और शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। ये आईडी हो गया। एफडी में आपने देखा था कि डेट इशू करो या इक्विटी इशू करो, और डीडी में आपकी गर्लफ्रेंड की शेयर होल्डर्स की बात हो रही थी, अर्निंग पर शेयर की बात हो रही थी। अर्निंग पर शेयर में ही फाइनेंशियल लिवरेज की बात थी और वहीं पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात थी। तो हो गया आपका चैप्टर खत्म। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉन्टिन्यूस स्टडी, और अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 10। एक बात तो मैं बोलना भूल गई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों को शेयर करो। जब भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, अपने दोस्तों को पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। थैंक यू।